साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं दक्षिण भारत के नए योगी से मिलाऊंगा और नए योगी क्यों कह रहा हूं इसकी वजह भी बताऊंगा। देखिए, एक तो योगी मॉडल है दोस्तों, उसका तो कोई जोड़ नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के विकास में नई राह दिखा रहे हैं, अब ये एक मॉडल का नाम हो चुका है। उस मॉडल का नाम बुलडोजर मॉडल है। लेकिन दक्षिण भारत में एक नया योगी है दोस्तों, उसके बारे में चर्चा करना बड़ा जरूरी है। आज उनकी सिर्फ तस्वीरें ही नहीं बल्कि उन कहानियों को भी दिखाऊंगा जिससे दक्षिण भारत में बैठे जो विभाजनकारी शक्तियां हैं ना, उनको गहरी चोट लगी है। और सिर्फ दक्षिण भारत नहीं बल्कि इसकी हनक, इसकी गूंज तो आपको पूर्वी भारत और पश्चिमी भारत में भी दिखाई पड़ेगी। आप ये समझ लीजिए कि एक साथ दोस्तों राज ठाकरे उद्धव ठाकरे पर करारा प्रहार किया है। एक साथ इन्होंने इधर स्टालिन को चोट पहुंचाई है तो वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी की राजनीति को भी सीधे सीधे चुनौती दी है। आज इस योगी से मिलना जरूरी है। मैंने कई सारी खबरें देखी और उसके बाद समझ में आया कि इनके बारे में चर्चा करना जरूरी है। आप जानते हैं दोस्तों, मैं जब नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री थे गुजरात में और महाराष्ट्र में जब हिंदी भाषी और हिंदी भाषियों को मारा जा रहा था, जिसको बीमारू राज्य उस समय कहते थे, आप याद कीजिए, तो गुजरात में बैठकर नरेंद्र मोदी ये कहते थे पूरे देश के सामने कि अगर आप हिंदी भाषी, अगर आप यूपी बिहार से हैं तो आपको गुजरात अगर आप आएंगे तो आपका स्वागत है। पूरा देश हतप्रभ हो जाता था कि भाई महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में, बाकी राज्यों में हिंदी भाषियों के साथ भेदभाव होता है, उनसे मारपीट की जाती है और गुजरात के मुख्यमंत्री खुलेआम आह्वान करते हैं कि आइए गुजरात आइए, यहां पर आपको सम्मान भी मिलेगा, पैसा भी मिलेगा। आज उसी तरह की कहानी मुझे दक्षिण भारत में देखने को मिल रही है और इसीलिए मैंने इनका नाम योगी रखा है। दक्षिण भारत के नए योगी सबकी लंका लगा दी है। सही मायने में कहिए तो ये प्रधानमंत्री मोदी के नए हनुमान बनकर सामने आ रहे हैं। आज इसी की कहानी मैं डिकोड करने जा रहा हूं। मैं निवेदन करता हूं दोस्तों कि दक्षिण भारत के इस नए योगी के समर्थन में अपनी राय जरूर दीजिएगा, अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा, बताइएगा कि आप क्या सोचते हैं। और साथ ही दोस्तों, रक्षाबंधन पर जो गीत मैंने तैयार किया है, HB मेलोडी पर जो हमने प्रस्तुत किया है, उसे लेकर आपके कमेंट पढ़ने के बाद मैं भाव विभोर हूं। आप में से कई लोगों ने कहा कि हमें नहीं पता कि मतलब मैं गीत भी गाता हूं। आप में से कई लोगों ने कहा कि आप अच्छे गायक भी हैं। मैं आप सभी को प्रणाम करता हूं। मैं कोशिश करता हूं दोस्तों कि ये जो मीडिया का काम हम कर रहे हैं बड़ी ईमानदारी से, उसके साथ साथ अपने शौक को भी आगे बढ़ाया जाए। और इसीलिए जब समय मिलता है गीतों की रचना करता हूं, गुनगुनाता हूं, अपना स्वर देता हूं और हमारी टीम इसे तैयार करती है। तो आपने अगर नहीं देखा है तो रक्षाबंधन पर, 9 अगस्त को रक्षाबंधन है, मेरी बहना, ये गीत आप ज़रूर देखिएगा दोस्तों। इसमें 2 अलग अलग परिवारों के बच्चों को भी शामिल किया है, उन्होंने एक्ट किया है और इस गीत को तैयार करने में वास्तव में पूरी टीम ने बहुत मेहनत की है। तो आप एक एक चीज़ पर ज़रूर कमेंट कीजिएगा, चाहे वो बोल हो, म्यूज़िक हो, कंपोजिशन हो, वीडियो हो, कोई सुझाव हो तो आपका स्वागत है। देखिएगा ज़रूर, लेकिन वहाँ कमेंट कीजिएगा, उसे भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए शुरू करते हैं दोस्तों। पहले तो यही बता देता हूं कि आखिर मैंने योगी क्यों कहा। इनका नाम है पवन कल्याण दोस्तों। पवन कल्याण एक अभिनेता रहे हैं और बहुत ही अच्छे सुपरस्टार, आप जानते हैं। इस समय आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम हैं। मैंने क्यों कहा, अब मैं आपको एक वीडियो दिखा रहा हूं, आप बड़े गौर से देखिए। ये वीडियो दोस्तों उस समय का है जब दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, रेखा गुप्ता के मुख्यमंत्री पद की शपथ चल रही थी। उस समय जब प्रधानमंत्री मोदी मंच पर गुजरते हैं
सारे बड़े बड़े नेता, मंत्री, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री सब कोई शामिल थे। तो जब उनकी नजर पवन कल्याण पर पड़ी तो वो चौंक गए, क्योंकि उनका लुक सबसे अलग था। पूरी तरह से आध्यात्मिक रंग में रंगे हुए पवन कल्याण, उनके पहनावे को देख करके प्रधानमंत्री मोदी मजाकिया लहजे में कहते हैं कि क्या आप सब कुछ छोड़कर हिमालय जा रहे हैं? पवन कल्याण भी बड़ा खूबसूरती से जवाब देते हैं। वही हल्के फुल्के हास्य विनोद में प्रधानमंत्री मोदी से कहते हैं कि अभी भी बहुत काम बाकी है, हिमालय इंतजार कर सकता है। उन्होंने, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि क्या तुम सब कुछ छोड़कर हिमालय जा रहे हो? तो पवन कल्याण कहते हैं कि अभी भी बहुत काम बाकी है, हिमालय इंतजार कर सकता है। और उस समय ये बात समझ में लोगों को आई नहीं, बहुत सारे लोगों को, कि आखिर इनको काम कौन सा करना है। आज वही काम मैं आपको दिखाने जा रहा हूं दोस्तों। इस देश को तोड़ने के लिए चाहे हिंदी का विरोध हो, हिंदू धर्म का विरोध हो, पवन कल्याण किस तरीके से गरजते हुए सबको चुनौती दे रहे हैं, जवाब दे रहे हैं और पूरे दक्षिण भारत में सनातन संस्कृति का पताका फहरा रहे हैं। आप इस खबर को देखिए दोस्तों। हिंदी को लेकर डर क्यों? सबको सीखनी चाहिए। आप जानते हैं दक्षिण भारत में बहुत सहजता के साथ जो क्षेत्रीय पार्टी क्यों, इसमें तो कांग्रेस भी शामिल है, जिस तरीके से हिंदी विरोध का माहौल ये बनाने की कोशिश करते हैं, वहां एक तेलुगु भाषी राज्य का डिप्टी सीएम खुलेआम ये बात कहता है कि हिंदी का जो अंधा विरोध है, ब्लाइंडली विरोध करते हैं, वो सही नहीं है। और वो कहते हैं कि भाई एक ऐसे दौर में जब भाषा, न शिक्षा, रोजगार, व्यवसाय कभी कोई बाधा बन ही नहीं सकती है, बल्कि अगर आप हिंदी का विरोध करेंगे तो आपकी जो आने वाली पीढ़ियां, उसके लिए मुश्किलें पैदा होंगी। और ये घटना कब की है मैं बताता हूं दोस्तों। हैदराबाद में जीएमसी बालयोगी स्टेडियम में राज्य भाषा विभाग का स्वर्ण जयंती समारोह था। इसमें ये मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए और हिंदी के लिए खुलेआम वकालत की। जानते पवन कल्याण ने क्या कहा? उन्होंने बड़े तर्क दिए। वो कहते हैं कि अंग्रेजी से प्यार और हिंदी से झिझक। मैं कोट अनकोट में एक बयान पढ़ता हूं। हम दूसरे देशों में जाकर उनकी भाषाएं सीखते हैं, फिर हिंदी को लेकर इतना डर क्यों है? वो कहते हैं आगे कोट अनकोट में, जब हम अंग्रेजी में आराम से बात कर लेते हैं तो हिंदी में बात करने में झिझक क्यों होती है? आप देखिए दोस्तों, इस समय हो क्या रहा है। जिन राज्यों में भी चुनाव दस्तक देने वाली, उन सभी राज्यों में देखिए, अभी यहां पर महाराष्ट्र में लोकल चुनाव होने वाले हैं। दोनों ठाकरे बंधु जब कुछ नहीं मिला तो फिर से मराठी और हिंदी का विवाद शुरू कर दिया, मारपीट शुरू कर दी। राज और उद्धव ठाकरे 20 साल बाद सिर्फ मराठी के लिए आए और यहां तक कह दिया इन लोगों ने कि जो काम बाला साहेब ठाकरे नहीं कर पाए वो देवेंद्र फडणवीस ने कर दिया। इस पर तो मैं वीडियो भी दिखा चुका हूं। लेकिन इसके सेंटर में क्या है? हिंदी का विरोध, और वो भी उस महाराष्ट्र में, उस मुंबई में जहां बॉलीवुड का केंद्र है। जब योगी जी फिल्म सिटी यहां बना रहे थे ना, तो ये बड़े गरज रहे थे, अरे हमारा हिंदी फिल्म इंडस्ट्री ले जाओगे उठा के। और हिंदी के साथ इस तरीके से मारपीट मुंबई में। और सिर्फ राज ठाकरे या उद्धव ठाकरे नहीं दोस्तों, आप देश के अलग अलग राज्यों में जाइए जहां पर इंडिया अलायंस की सरकार है। आप चेन्नई चले जाइए, दक्षिण भारत में खास करके दोस्तों, तमिलनाडु में स्टालिन किस तरीके से हिंदी थोपी जा रही है, हिंदी थोपी जा रही है। अपना नाम तमिल में नहीं लिखते। चुनौती दी गई कि जरा तमिल में हस्ताक्षर कीजिए, तमिल में ही केवल बात कीजिए। वो नहीं कर रहे हैं। लेकिन चूंकि हिंदी का विरोध करके भावनाएं भड़कानी है तो भड़का लो। यह हाल आप बंगाल में ममता बनर्जी के साथ भी देखेंगे दोस्तों। आखिर कौन जवाब देगा? इसका जवाब देने की जिम्मेदारी खुद दक्षिण भारत के इस योगी पवन कल्याण ने उठाई है दोस्तों।
दक्षिण संवादम एक विषय था जिस पर यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। और जानते हैं, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश जी, केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी, कई सारी हस्तियां मौजूद थी। और उसमें पवन कल्याण दक्षिण भारत में जो ये सब किया जा रहा है ना, जो करने वाले लोग हैं उनके लिए कहते हैं, क्या कहते हैं, मैं पढ़ता हूं, आप ट्वीट में भी देख ही पा रहे हैं दोस्तों, मैं हिंदी में पढ़ता हूं कि 30% दक्षिण भारत फिल्में, जो दक्षिण भारत की फिल्में हैं वो हिंदी में डब की जा रही है। उनकी अच्छी खासी कमाई हो रही है, बल्कि सबसे अधिक कमाई हो रही है हिंदी से। और तब ये सवाल पूछते हैं कि क्या आपको बिजनेस के लिए हिंदी की जरूरत है? नहीं है। और तब वो कहते हैं कि हिंदी सीखने का मतलब अपनी पहचान खोना नहीं है। मतलब पैसे कमाने हैं तो हिंदी में कर लो और बाकी समय विरोध करो। खाएंगे हिंदी की और फिर विरोध करेंगे उसका। अपनी भाषा से सम्मान करना, अपनी भाषा को प्रचारित करना, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन सिर्फ हिंदी से दुश्मनी क्यों? और मैं इसलिए दाद देता हूं दोस्तों, आपको भी जरूर सैल्यूट करनी चाहिए। पवन कल्याण खुद तेलुगु भाषी हैं, कई भाषाओं के जानकार हैं। ये खुलकर कहते हैं कि तेलुगु हमारी मां है, हिंदी मौसी है। मैं कोट अनकोट में इनका एक बयान पढ़ता हूं। अब्दुल कलाम तमिल थे, फिर भी उन्हें हिंदी से प्यार था। हमें सांस्कृतिक गौरव को भाषाई कठोरता से नहीं जोड़ना चाहिए। चाहे कितनी भी भाषाएं हो, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। अगर मातृभाषा तेलुगु मां है तो हिंदी हमारी मौसी है, पेदम्मा, ये शायद तेलुगु में बोलते होंगे। दूसरी भाषा को अपनाने का मतलब खुद को खोना नहीं, बल्कि साथ मिलकर आगे बढ़ना है। मैं इनका ट्वीट दिखाता हूं। अब ये बयान वीडियो है दोस्तों, मैं इसलिए नहीं दिखा पा रहा क्योंकि तेलुगु में है। मैंने इसीलिए इनके ट्वीट्स वगैरह लेकर के, क्या लिखा है इसमें, आई वेलकम हिंदी एज राष्ट्रभाषा। Everyone should respect their mother tongue. We respect our mother tongue Telugu. If Telugu is our mother, Hindi is like चाची। ये खुलकर बोलना दोस्तों, मैं साफ साफ कहता हूं, एक बहुत बड़े साहस का काम है। वो बिल्कुल झटका दे रहे हैं और कोई व्यक्ति दक्षिण भारत हो, महाराष्ट्र हो, बंगाल हो, कोई इनको चुनौती नहीं दे सकता। ये दक्षिण भारत के सुपरस्टार हैं, अपनी भाषा में फिल्में बनाते हैं, सारी भाषाओं में डब होती। ये सारी जो कारोबारी रणनीतियां हैं उसको भी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। और इसीलिए पवन कल्याण आज जब पूरे देश में भाषाई विवाद गरमाने की कोशिश हो रही है, देश के लोगों को तोड़ने की साजिश रची जा रही है, पवन कल्याण एक उम्मीद के रूप में नजर आते हैं। लोगों से कहते हैं कि भैया भाषाई विवाद में मत उलझिए, ये आपके भविष्य को रोकने वाला है। ये भविष्य का जो अवसर है उसके द्वार बंद करने जैसा है। हिंदी बोलेंगे, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी से आप दूर हो जाएंगे। और वो आगे कहते हैं दोस्तों, मैं जरा इनकी कुछ बातें इसलिए बता रहा हूं क्योंकि हिंदी के विरोध में ही कई लोगों की दुकान चल रही है। पवन कल्याण ने इस बात पर जोर दिया कि हिंदी सीखने को किसी की क्षेत्रीय पहचान के लिए खतरा नहीं, बल्कि व्यापक अवसरों के लिए एक सक्षम कर्ता के रूप में देखा जाना चाहिए। हिंदी भारत को एकजुट करती है, एक भाषाई सूत्र के रूप में कार्य करती है। और इसके साथ ही पवन कल्याण दोस्तों दक्षिण भारत में जो पाखंड चल रहा है ना, उस पर भी करारा चोट करते हैं, करारा प्रहार करते हैं। अब आपको मैं कुछ चीजें, मैंने इनके बैकग्राउंड को देखा, आप इनके पुराने सभी चीजों को निकालिए। जैसे मैं आपको बताऊं, मार्च 2025 में जनसेना पार्टी का 12वां स्थापना दिवस था। तमिलनाडु के नेताओं पर जमकर निशाना साधा और खास करके डीएमके, बिना नाम लिए ये कहा कि ये लोग पाखंड करते हैं, हिंदी का विरोध करते हैं, लेकिन जब फायदा होता है तो हिंदी में चले जाते हैं। और इनको जब ये तमिलनाडु और बाकी लोगों पे बोलते हैं ना, तो एक बात याद रखिएगा दोस्तों, ये बड़े अच्छे जानकार हैं। इनको तेलुगु के साथ साथ अंग्रेजी, हिंदी और तमिल बल्कि बहुत अच्छी आती है, सबसे अच्छी आती है।
और इसीलिए ये फेक सेक्युलरिज्म सिर्फ हिंदी नहीं, हिंदू संस्कृति, उसको लेकर के भी, ये जो फेक सेक्युलरिज्म चल रहा है उसको लेकर के इन्होंने करारा प्रहार किया। मैं आपको एक बात बताऊं, 22 जून 2025 को तमिलनाडु के मदुरै में दोस्तों मुरुग भक्तर गल मनाडू यानी भगवान मुरुगन के भक्तों का सम्मेलन हुआ। इस वीडियो को देख करके तो मैं दंग रह गया। लाखों लोगों की भीड़, लाखों लोगों की, इसमें अन्नामलाई भी मौजूद हैं, AIADMK के कई सारे प्रतिनिधि भारी संख्या में। हिंदू संस्कृति को लेकर दोस्तों, ये अगर आप वीडियो देखेंगे, चूंकि कॉपीराइट वगैरह का इश्यू होता है इसलिए मैंने नहीं निकाला, अद्भुत भीड़। जिस तमिलनाडु में ये हिंदू धर्म को इरेडिकेट, उन्मूलन करने की बात कर रहे थे ना, वहां लाखों लोगों की भीड़। और वहां पवन कल्याण ने, आप समझिए, तमिल में भाषण दिया। लोगों की भावनाएं एकदम उफान पर थी दोस्तों। जो हिंदू धर्म का विरोध हो रहा है ना फेक सेक्युलरिज्म के नाम पर, उस पर करारा हमला बोला और उन्होंने कहा, मैं उग्रवादी नहीं बल्कि प्रतिबद्ध हिंदू हूं। और तमिल भाषा में बोलते हुए वो खुद को कट्टर हिंदू बताते हैं। वो कहते हैं कि भाई जैसे बाकी धर्म को सम्मानित करते हो, सम्मान देते हो, वैसा क्या हिंदू धर्म का सम्मान नहीं होना चाहिए? ये जो अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर हिंदू देवी देवताओं और आस्थाओं का जानबूझकर अपमान किया जाता है, क्या वो सही है? उन्होंने जो कहा दोस्तों, मैं जरा उसको कोट अनकोट में एक आध पंक्तियां पढ़ता हूं। ईसाई को ईसाई, मुसलमान को मुसलमान होने की आजादी है, लेकिन जब कोई हिंदू अपने धर्म की बात करता है तो उसे सांप्रदायिक कह दिया जाता है। यह नकली धर्म निरपेक्षता है। पवन कल्याण ये भी कहते हैं कि हिंदुओं के धैर्य को उसकी कमजोरी ना समझी जाए। उनका एक और बयान है, मैं कोट अनकोट में पढ़ता हूं, अगर आप मेरी आस्था का सम्मान नहीं कर सकते तो कम से कम उसका अपमान भी ना करें। साफ साफ हिदायत। मैं दक्षिण भारत में, मैंने आपको दोस्तों अन्नामलाई के कई वीडियो दिखाए, मगर आंध्र प्रदेश में आप ये समझ लीजिए कि जिस तरीके से ये काम हो रहा है ना, ये अद्भुत है दोस्तों। इनका एक और बयान देखा मैंने जिसमें वो सनातन धर्म संरक्षण बोर्ड के गठन की बात कहते हैं। 3 अक्टूबर 2024, पिछले साल की बात कह रहा हूं मैं, पवन कल्याण एक तिरुपति बाराही सभा में कहते हैं, मैं वो भी कोट अनकोट में पढ़ रहा हूं। भाषण तो चूंकि स्थानीय भाषा में देते हैं, मैं हिंदी में बोलता हूं। मैं सनातन धर्म के लिए सब कुछ त्याग दूंगा। मैं सनातन धर्म का पालन कर रहा हूं और सभी धर्मों का सम्मान करता हूं। सनातन धर्म के संरक्षण के लिए पारित होने वाले कानून को लागू करने के लिए राष्ट्रीय राज्य स्तर पर एक सनातन धर्म संरक्षण बोर्ड का गठन किया जाना चाहिए। नकली धर्म निरपेक्षतावादियों के लिए धर्म निरपेक्षता का मतलब हिंदू धर्म का अपमान करना, हिंदू धर्म का मजाक उड़ाना और बुत परस्त धर्मों को वापस लाना है। उस समय याद है आपको दोस्तों, एक प्रकाश राज, एकदम फ्रॉड आदमी, सिर्फ हिंदू धर्म के खिलाफ बयान देते हैं। जहां मोदी विरोध, हिंदी विरोध, हिंदू विरोध हो, तुरंत बोलते हैं। उनके फर्जी जो सेक्युलरिज्म है ना, उस पर भी उन्होंने करारा जवाब दिया था। उन्होंने कहा कि 100 बार सोचिए सनातन धर्म पर बोलने से पहले। और सिर्फ दक्षिण भारत नहीं, अभी तो उद्धव और राज ठाकरे पर जो बोला, इशारों इशारों में पूरा दक्षिण भारत। इसी तरीके से आप आइए कोलकाता की घटना पर, बंगाल की घटना पर। आपको याद होगा दोस्तों कि किस तरीके से सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और जो कानून की छात्रा है शर्मिष्ठा पनोली, उसको गिरफ्तार किया गया। पवन कल्याण ने खुलकर मोर्चा खोला दोस्तों। उन्होंने कहा, ममता सरकार पर जोरदार हमला करते हुए कोलकाता पुलिस के सेलेक्टिव सेक्युलरिज्म पर सवाल उठाया। उन्होंने ये कहा दोस्तों कि शर्मिष्ठा पर तो बड़ी तेज कार्रवाई हुई, लेकिन जब सनातन धर्म का मजाक उड़ाया जाता है, टीएमसी के नेता करते हैं, तो उस पर तो पुलिस कार्रवाई नहीं करती। तो हिंदी हो, हिंदू संस्कृति हो, धर्म हो, एक और मुद्दा,
पाकिस्तान, यहां पाकिस्तानी प्रेमी बड़े लोग बैठे हैं दोस्तों, बहुत सारे लोग। उस पर वो कहते हैं, अप्रैल 2025 इस साल का है, कुछ लोग भारत में रहते हुए पाकिस्तान के प्रति प्रेम जता रहे हैं। अगर वे सचमुच पाकिस्तान से प्रेम करते हैं तो उन्हें भारत छोड़कर वहां चले जाना चाहिए। पाकिस्तान के प्रति इतना प्रेम क्यों है? अगर आप सचमुच उनका समर्थन करते हैं तो वहीं जाकर रहिए। अभी जानते हैं दोस्तों, जब ये परिसीमन का विरोध कर रहे थे ना स्टालिन, तो उनको लगा कि दक्षिण भारत के सारे नेताओं को बुलाओ, भड़काओ लोगों को, विरोध करो, बस मोदी के विरोध में कुछ भी करना है। उन्होंने सारे लोगों की बैठक बुलाई। इस बैठक में रेवंत रेड्डी, KTR, DK शिव कुमार और बड़े जो विरोधी खेमे के नेता वो सब पहुंचे, इनको भी बुलाया। इन्होंने तुरंत बहिष्कार किया। इन्होंने साफ साफ एक तरीके से इशारा दे दिया कि आपका जो एक करने का तरीका है ना, साजिश जो रच रहे हैं, उसमें हम शामिल नहीं होंगे। तो ये दोस्तों वास्तव में पवन कल्याण एक बहुत बड़ा और नेक कार्य कर रहे हैं। जो विभाजनकारी शक्तियां हैं उसके खिलाफ प्रधानमंत्री मोदी के लिए ये हनुमान बनकर काम कर रहे हैं। मैं जरा आपको प्रधानमंत्री मोदी और पवन कल्याण का एक रिश्ता भी कुछ बताता हूं दोस्तों। अभी प्रधानमंत्री मोदी 3 मई 2025 को आंध्र प्रदेश में कई परियोजनाओं का उद्घाटन करने पहुंचे थे। जनसभा में थे तो पवन कल्याण भी थे। उनको बुलाया और उनको एक चॉकलेट भेंट की। पवन कल्याण ने मुस्कुराते हुए स्वीकार किया और उनका धन्यवाद कहा। इसी प्रकार से याद कीजिए 2024 में जब चुनाव के नतीजे आए तो एनडीए की बैठक आयोजित की गई दोस्तों, संसदीय दल की। उसमें सभी बड़े नेता, शीर्ष नेता मौजूद थे। भाषण भी चल रहा था। पवन कल्याण ने जो कहा मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि पवन कल्याण प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में जिस भावना के साथ वो काम कर रहे हैं, विकास भी, संस्कृति भी। पवन कल्याण ने जो कहा मैं कोट अनकोट में पढ़ता हूं, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जनसेना की तरफ से मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। मैं सौभाग्यशाली हूं कि मुझे 2014 में उसी स्थान पर रहने का अवसर मिला जहां चंद्रबाबू नायडू जी ने कहा था कि आप मोदी जी को इस देश पर 15 वर्षों तक शासन करते हुए देखेंगे। और ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है सर। आगे कहते हैं, मोदी जी आपने वास्तव में देश को प्रेरित किया है। मोदी जी, जब तक आप इस देश के प्रधानमंत्री हैं, हमारा देश कभी किसी के सामने नहीं झुकेगा। तो ये हैं पवन कल्याण। मैं मानता हूं दोस्तों कि दक्षिण भारत को एक ऐसा योगी मिला है जिसको हम सबको खुलकर अपना समर्थन देना चाहिए। और वास्तव में पवन कल्याण, चूंकि तमिल, तेलुगु, मेरे ख्याल से मलयालम भी जानते होंगे, मैंने देखा नहीं, लेकिन जिस तरीके की इनकी पढ़ाई लिखाई है, मैं समझ गया कि इनको कई भाषाओं की जानकारी है। जब ये बोलते हैं हिंदी के समर्थन में, हिंदू संस्कृति के समर्थन में, उसका वजन बढ़ जाता है। और इसीलिए मैंने ये वीडियो आपके सामने दिखाया दोस्तों। आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। आपकी प्रतिक्रिया का इंतज़ार रहेगा। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए। और हाँ दोस्तों, HB मेलोडी, मैं फिर से निवेदन करता हूँ, इस गीत को बड़ी तन्मयता से तैयार किया है दोस्तों। भाई बहन के प्रेम के प्रतीक पर्व को लेकर ये गीत लिखा है, मैंने खुद गाया है और मेरी टीम ने इसे तैयार करने में बहुत मेहनत की है। इसलिए आपके प्रेम और स्नेह का आकांक्षी हूँ। ज़रूर वहाँ कमेंट कीजिएगा, वहाँ भी सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।